हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ आइटम जो चैप्टर है आपका उसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेंगे कंप्लीट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटेक्स क्वेश्चन सारे कराए थे, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो जो इंटेक्स क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है ना वो देख लो, क्योंकि कई बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्योंकि मैंने जब इंटेक्स क्वेश्चन वाली वीडियो में करवा रहा था तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है। क्वेश्चंस तो सॉल्व कराए कराए, साथ में मैंने उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ाया, तो वही सब कॉन्सेप्ट आपके वापस यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हेल्प होगी आपको जल्दी से। तो पहले इंटेक्स क्वेश्चन वाली वीडियो देखना। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज वाली है ना, आप पहले इंटेक्स क्वेश्चन वाली वीडियो देखना। ठीक है, समझ आ गई ना बात? चलो देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। कंपेयर द क्या लिखा है? कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो यार, मैं मान के चल रहा हूँ आपने इंटेक्स वाली वीडियो देखी है और आपके बेसिक क्लियर है थोड़े बहुत, है ना? मैं बताऊंगा, फिर भी यहाँ पर भी समझाऊंगा अच्छे से, कोशिश करूंगा पूरी। तो कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंपेयर करना, बेसिकली इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था जैसे ये एटम है, ये कोई एटम है ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर न्यूक्लियस के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है वो, आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यस, एटम। और ये दोनों साइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी साइड द न्यूक्लियस, inside the nucleus the। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? याद रख लो इसको कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस लगाओगे, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो ये नंबर है ना, बहुत छोटा नंबर है, 10 की पावर माइनस में है ना, 10 की पावर माइनस में बहुत छोटा नंबर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ कूलम, क्या है? चार्ज के क्वांटिटी यूनिट होता है कूलम, तो बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो वो कितना है देख लेते हैं यहाँ पर। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब उनकी क्वांटिटी सेम होती है, बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन में बस एक प्लस का साइन है, बाकी चार्ज इतना ही होता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें। तो 1.6 इंटू 10⁻, और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, हमने यहाँ पर बता ही दिया, देख लो। ठीक है जी। और क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में? अच्छा, मास जान लो इनका। मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, याद कर लो, ये वैल्यूज याद कर लो, आप इंटेलिजेंट अच्छे होते हैं जो याद रखते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 की। तो देखो -31 है तो 10 की पावर में माइनस है, मतलब ये बहुत छोटा अमाउंट है, एक इलेक्ट्रॉन में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मास होता है। ऐसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो भी देख लो, दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का तो इतना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का भी इतना ही मास होता है, 1.6। मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है आपको ये चीज़ें याद करना, क्योंकि ये देख लो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू 1.6 है, यहाँ पर मास की वैल्यू 1.6 है, तो थोड़ा ध्यान से आंखें खोल के देखो, चीज़ें याद हो जाएगी। और ये सब चीज़ें याद होने से आपको क्या होता है? कॉन्फिडेंस आता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है नेक्स्ट, जल्दी से। देखो ये कह रहा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। तो मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था, एटम जो होता है ना, एटम, उसके 3 मॉडल हैं। एक तो सबसे पहले थॉमसन ने दिया था, जे थॉमसन ने बताया था कि भाई एटम कैसा दिखता है। फिर उसके बाद रुदरफोर्ड ने बताया, एक साइंटिस्ट है रुदरफोर्ड। फिर तीसरा था बोर। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने एटम, ये जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल था पहले, उसका स्ट्रक्चर दिया है, उसका पूरा मॉडल दिया है। तो जो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था ना, ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखो। जे थॉमसन ने मॉडल ये दिया था कि एटम जो होता है वो एक ऐसे, आप स्फेयर की तरह मान लो, ऐसे स्फेयर की तरह होता है, और वो पूरा पॉजिटिव होता है, और उसके अंदर बीच बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रखे होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड हो रखा होता है। आसान भाषा में जे थॉमसन ने ऐसे दिया था आपको एटम का स्ट्रक्चर। ये एटम है, ठीक है, और बीच बीच में ऐसे
इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पूरा जो ये खाली वाला पार्ट है जो मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ वो पूरा पॉजिटिव है, और ये बीच बीच में से नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये जे जे थॉम्सन का एटम का मॉडल था। जैसे इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था आपको इन टेक्स्ट में कि जे जे थॉम्सन मॉडल उसने वाटरमेलन की तरह बताया था। वाटरमेलन होता है ना हमारा, वाटरमेलन कैसा होता है, ऐसे वाटरमेलन होता है ना। बीच बीच में हमारे क्या होता है, बीच बीच में वाटरमेलन के क्या होते हैं, पूरा वाटरमेलन ऐसे रेड होता है, तो जो रेड वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज मानो, पूरा पॉजिटिव है वो। और बीच बीच में जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम वैसा ही जे जे थॉम्सन ने ऐसा बोला था कि एटम ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि लिमिटेशन क्या है इस जे जे थॉम्सन के मॉडल की, क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि जे जे थॉम्सन ने ये नहीं बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये एक दूसरे के इतने पास क्यों रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो अपोजिट है और अपोजिट अट्रैक्ट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पास पास कैसे रहते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं किया इसने, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये है कि जे जे थॉम्सन मॉडल ने एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने आपको बताया ना एटम होता है के बीच में न्यूक्लियस होता है, ये रूदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन किया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं। ये नेक्स्ट रूदरफोर्ड नेक्स्ट। तो लिमिटेशन हम इस क्वेश्चन में तो सिर्फ लिमिटेशन पढ़ रहे हैं ना जे जे थॉम्सन की। तो जे जे थॉम्सन की पहली लिमिटेशन तो ये कि एक तो इसने ये नहीं बताया कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर वो एक दूसरे के इतनी पास पास कैसे रहते हैं टुगेदर। दूसरी बात, उसने जे जे थॉम्सन मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ रही। तो ये आपका जे जे थॉम्सन का लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, देखो नेक्स्ट मॉडल के बारे में पूछ रहा है। मैंने अभी बताया जे थॉम्सन के बाद कौन सा मॉडल आया था, रूदरफोर्ड मॉडल। तो उसकी लिमिटेशन क्या है रूदरफोर्ड मॉडल की, वो बोल रहा हूँ। तो रूदरफोर्ड मॉडल क्या था ये भी जान लो यहाँ पर। और रूदरफोर्ड मॉडल ये कहता है कि भाई जैसे ये आपका एटम है और बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, है ना, और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन या बाहर कहीं होते हैं, बाहर होते हैं, इतना बताया था इसने। ये रूदरफोर्ड मॉडल था, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन से बाहर होता है। ये रूदरफोर्ड मॉडल था, और इसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट करा था जो मैंने इंटेक्स क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा है, गोल्ड फॉइल वाला। गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल, गोल्ड एक मेटल है, उसकी फॉइल से एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक करवाए थे। इसको डिटेल में समझने के लिए इंटेक्स देख लेना है। रूदरफोर्ड मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। एनीवेज इसको भूलो अभी। अभी ये कह रहा है कि रूदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन क्या है। तो मैंने आपको रूदरफोर्ड मॉडल समझा दिया। रूदरफोर्ड मॉडल ये कहता है कि एटम ऐसे होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर न्यूक्लियस के बाहर पड़े हुए होते हैं। तो लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, पहली लिमिटेशन ये कहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट होने चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए। लेकिन रूदरफोर्ड कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं वो तो सिर्फ। तो ये क्यों नहीं एक्सप्लेन किया उसने सबसे पहले तो, कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर क्यों नहीं जाके गिर जाते न्यूक्लियस के अंदर। पहली चीज समझ आ गई ना, पहली लिमिटेशन कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाता। पहला ये इसने एक्सप्लेन किया, मतलब ये लिमिटेशन है जो रूदरफोर्ड मॉडल नहीं एक्सप्लेन करा। ठीक है, दूसरी बात इसने ये एक्सप्लेन नहीं करी आपकी कि भाई जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बस इसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर है और घूम रहे हैं, और किस तरह से घूम रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक उनका कोई पैटर्न है घूमने का, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ये एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा लिमिटेशन, तो लिमिटेशन क्या है रूदरफोर्ड मॉडल का, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, उसने बस इतना बोला न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। तो ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह, क्या पैटर्न है, कैसे घूम रहे हैं, बस उसने बता दिया कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये लिमिटेशन आपका रूदरफोर्ड मॉडल का है। ठीक है, तो ये आप दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम रूदरफोर्ड मॉडल के बाद। समझ आ गया ना बात, वो पूछ लेना नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है बोर मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर मॉडल जो है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट आप बोल सकते हो कि बोर मॉडल क्या कहता है कि बीच में ऐसे आपका ये मान लो एटम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसको हम शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं,
एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इनका नाम क्या होता है, या तो ऑर्बिट बोल लो, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल्स, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। तो इसे बोर मॉडल ने डिस्क्राइब किया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है एटम के, जिसके अंदर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन एक फिक्स पैटर्न होता है उनका घूमने का। ऐसे ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल कुछ भी बोल लो, एक ही नाम है, इनके अंदर घूम रहे होते हैं और इनका एक फिक्स पैटर्न होता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में। कि मान लो ये पहला वाला, मान लो जो पहला वाला शेल है इसका नाम ये दे दिया, येलो वाला तो न्यूक्लियस है ना, के नाम दे दिया, इसका एल नाम दे दिया, है ना। ऐसे मान लो एक और शेल है, शेल बना रहा हूँ, और इसका नाम ना दो एम दे दिया। तो इनके नाम दे रखे, जैसे पहला शेल है जिसका नाम के है, दूसरा शेल है, शेल मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसका नाम एल है, तीसरा एम है, ऐसे एन, ऐसे चलते रहते हैं, उसके नाम है। और इनके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं इनको, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, जैसे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने बताया था के कौन सा है, पहला शेल है, तो पहला इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा वाला एल शेल है, तो दूसरा शेल है, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा वाला एम है, तो तीसरा शेल है, तो 2 की पावर 3 यानी कि कितने हो गए, देखिए कितना हो गया, 8 टू 8, एक सेकंड कुछ गलत बता गया, ये देखो मैं बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो। ये जो शेल है ना, इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो जैसे के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम तीसरा शेल है, ऐसे चलते चले जाते हैं ना। तो मान लो के हमारा कौन सा शेल है, पहला शेल है, तो पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कैसे निकालते हो, 2 इंटू 1 की पावर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। ऐसे एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इंटू कौन सा नंबर ऑफ शेल है, दूसरा नंबर ऑफ शेल है, तो उसको स्क्वायर करो, 4 टू 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे एम में कौन सा, पहले 2 से तो मल्टीप्लाई सबको ही कर रहे हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद कितने कौन से नंबर का शेल है, तीसरे नंबर का शेल है, तो उसको स्क्वायर करो, तो 9 टू 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे अगला शेल मान लो एन है, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर ऑफ शेल है, चौथे नंबर ऑफ शेल है, उसका स्क्वायर करो, 16 इंटू 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन आपके एन शेल में होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैंने इंटेक्स क्वेश्चन में आपको पढ़ा रखा है, प्लीज जाके पहले इंटेक्स वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ द एटम गिवन इन द चैप्टर। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया कि भाई आपको थॉमसन, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड और बोर, तो मैंने तीनों एक्सप्लेन करे, इन तीनों मॉडल को आपको कंपेयर करके बताना है। तो आप बता सकते हो तीनों कंपेयर करके, अभी अब तक हमने काफी हद तक पढ़ ली है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका होमवर्क है क्योंकि तो आप इसको अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, समराइज द रूल्स ऑफ फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो अभी तो मैंने बताया फर्स्ट 18 एलिमेंट का कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताना। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका एटम है, ठीक है, बीच में आपके न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, और उनके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, ऑर्बिट्स, जिनका नाम हम ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। और मान लो इनका नाम है, जैसे ये जो पहला वाला शेल है इसका नाम मान लो के है, दूसरी वाली शेल का नाम एल है, तीसरी वाली शेल का नाम मान लो एम है, के एल एम, हाँ ये 3 नाम हो गए। तो होता क्या है भाई, मैं कह रहा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जैसे इसका फॉर्मूला भी होता है। देखो अगर आपको फॉर्मूला जानना है, रटना है, तो 2n², अगर आपको किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन बताने तो इस फॉर्मूले से पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। अगर आपको किसी भी शेल में यानी किसी भी ऑर्बिट में आप उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता लगाना है, तो इस फॉर्मूले से पता लगाओगे 2n²। इसमें n क्या होता है, इसमें n होता है नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन से नंबर का शेल है, नंबर ऑफ शेल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता लगाना है के पहला शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस फॉर्मूले में डालूंगा मैं, देखो के में कितने शेल होते हैं, 2n यानी पहला शेल है, तो
का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के में। सिमिलरली एल में अगर मैं पता लगाऊं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस फॉर्मूले में डालूंगा 2 n यानी कि नंबर ऑफ शेल, तो एल कौन सा शेल है, पहला के था तो दूसरा एल है, तो 2 का स्क्वायर, तो अब देख लो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगर m तीसरा शेल है ये m, इसमें मुझे पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही फॉर्मूला 2n स्क्वायर, तो 2n मतलब नंबर ऑफ शेल, तो m कौन सा नंबर ऑफ शेल है, k पहला था l दूसरा था, तो m तीसरा शेल हो गया, तो n की जगह तीसरा डाला स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18, यानी कि m के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे आप शेल जान सकते हो, तो ये 18 तक बोल रहा था जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिफाइंड वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। देखो मैंने वैलेंसी बहुत ही अच्छे डिटेल में ना आपको इंटेक्स में भी पढ़ाई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंटेक्स का आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वैलेंसी बतानी है इसमें। देखो वैलेंसी क्या होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया था इंटेक्स में भी, यहाँ पर भी करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें किसकी वैलेंसी बतानी है, हमें बतानी है सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की। तो चलो पहले ऑक्सीजन की देखते हैं। ऑक्सीजन के पे क्या पता लगाना है, वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब इस ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी बोल लो। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूंगा क्योंकि हमें वैलेंसी बनानी है, और वैलेंसी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, वैलेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर में चाहिए होगा ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन आइटम में, वो चाहिए मुझे। तो एटॉमिक नंबर आपको या तो एग्जाम में वो दे देगा या फिर आपको कुछ कॉमन का तो पता होना चाहिए। तो जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। तो अब हम अपने इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहला शेल होता है के, तीसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, एन, ऐसे चलता चला। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया कि के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8, और एम के अंदर 18, है ना। मैंने अभी हमने देखा था वो फॉर्मूला 2n² वाले फॉर्मूले से हमने बताया था कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हम बस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर बच गए 6, तो बाकी जो बच गए 6 वो किसके अंदर होगा, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए वो किस में जाएंगे, बोलो। बाकी जो बच गए 6 वो किस में जाएंगे, एल में जाएंगे। तो यहां तक हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जो 8 इलेक्ट्रॉन है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैलेंसी चाहिए। तो अब सुनो वैलेंसी में समझा रहा हूं। वैलेंसी को जानने से पहले आप एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल ही आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं। लेकिन हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैलेंसी। तो वैलेंसी मतलब ये होती है कि कोई भी जो आपका एटम है ना, ध्यान से सुनो, कोई भी जो एटम है वो चाहता है कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, जैसे इस केस में एल है आउटर मोस्ट शेल, तो हर एटम चाहता है कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मतलब उसका ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट। हर एटम चाहता है कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा हो जाए मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए कैसे भी करके। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उस 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए चाहिए होते हैं, या फिर चाहे रिमूव करें चाहे ऐड करें, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और वो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब आप पूछो कि ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहता है हर आइटम, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबल हो जाता है आइटम,
और हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो ऑक्टेट में स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐड ही करें, कई बार डिलीट भी करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अगर वो डिलीट वाला एग्जांपल इंटेक्स में देख लेना, तो जरूरी नहीं, मतलब कहने का मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 करने कैसे भी, चाहे कुछ इलेक्ट्रॉन डिलीट करने पड़े चाहे ऐड करने पड़े। ठीक है, तो मान लो इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही वैलेंसी, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, हमें पता चल गया, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2। पता चल गया ना हमें, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2। अब ऐसे सिलिकॉन के आप निकाल लो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए पहले आपको, एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो पता होना चाहिए ना। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको बता देंगे वो। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू। तो अभी इन 14 इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ सिलिकॉन वाला ताकि अलग दिख जाए आपको। तो के एल एम ये शेल है, तो हमें पता है के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 आ गए, तो 2 + 8 10 तो हो गए, टोटल का 14 है। यानी एम में कितने और आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल एम है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम चाहता है उसका आउटर मोस्ट शेल स्टेबल हो जाए, तो उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी सिलिकॉन की क्या है, 4। आपको पता चल गया वैलेंसी, सिलिकॉन की वैलेंसी है 4, ऑप्शन 2, और ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, जो मैंने अभी बहुत बार एक्सप्लेन करी दिया ऑलरेडी। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एंड एग्जाम्पल भी देना है। तो अभी हमने देखा सिलिकॉन का एग्जाम्पल, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, या ऑक्सीजन का भी देख सकते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम ही होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल एटम है तो। मास नंबर क्या होता है, जान लो, मास नंबर। तो मास नंबर का एक और नाम होता है, देखो ये इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, दो नामों में कि यार मास नंबर क्या हो गया। तो मास नंबर का एक और नाम होता है एटॉमिक मास। सारे नाम आपको पता होने चाहिए, आप कंफ्यूज होते हैं। मान लो कहीं एटॉमिक मास लिखा होगा तो आपको ये चाहे आता भी हो, आप छोड़ के आ जाओगे, यार मेरे को तो मास नंबर, जबकि हैं दोनों सेम, है ना। तो मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों एक ही चीज है। क्या होता है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके ही आपका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बनता है। और एक और वर्ड याद रख लो, 1 मार्क में पूछ सकता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, एक नाम न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, मास नंबर हो गया। मास नंबर का एग्जांपल क्या होता है, मास नंबर का कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे सोडियम ले लो, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और सोडियम का मास नंबर होता है आपका 23, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, ऊपर लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। सिलिकॉन है तो नीचे एटॉमिक नंबर, तो ऐसे लिखने का तरीका है, नीचे लिखते हैं ऐसे, एटॉमिक नंबर लिखते हैं पर मास नंबर या फिर एटॉमिक मास लिखते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23। अब आपसे कोई पूछ सकता है भाई एटॉमिक मास मतलब न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास 23 है, तो कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, ये भी पूछ सकता है। तो जान लो 11 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर और 12, 11 + 12 23। ठीक है, मास नंबर। आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, तो मान लो कोई एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन ले लेना, तो उस एलिमेंट में अगर मान लो एटॉमिक नंबर सेम है, तब जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मैंने लिख दिया 1, पर मास नंबर दोनों का अलग होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे आइसोटोप है, मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग होगा। जैसे मान लो इसका मास नंबर 1 ही है, मतलब इसमें एक ही प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो 1 + 0 1 ही हो गया मास नंबर। पर इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, यानी कि इसका एटॉमिक
एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं ना जिसमें एटॉमिक, ये देख लो एटॉमिक नंबर तो सेम है 1 1, इन दोनों का मास नंबर अलग है, इसका 1, उनको बोलते हैं हम आइसोटोप। ये एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन का दिखाई। क्या है इसका मतलब, आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम होंगे इन एलिमेंट्स के, जैसे एलिमेंट सेम है इनके एटॉमिक नंबर सेम है 1 1, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं ना तो 1 1, और मास नंबर अलग है, मास नंबर दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में उल्टा, इसमें मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। इसमें एटॉमिक नंबर सेम ना मास नंबर डिफरेंट, इसमें मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसका एग्जांपल देख लो, कैल्शियम और आर्गन, ये बहुत कॉमन है, ये मैंने इंटेक्स क्वेश्चन में भी आपको यही समझाया था। कैल्शियम का मास नंबर सेम है, मास नंबर कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, मास नंबर दोनों का क्या है, दोनों का 40 है, ऊपर लिखते हैं 40 इसका 40, पर एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लिखते हैं ना 18। इस तरह के एलिमेंट्स को बोलेंगे हम आइसोबार हैं, ये दोनों क्या है, आइसोबार है, क्योंकि इनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर देख लो दोनों का अलग है, इसका 20। समझ आ गई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, वैसे कुछ कुछ स्कूल में ये सिलेबस के बाहर कर दिया इन्होंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, स्कूल वाले तो इसको रखेंगे, तो तुम्हारे स्कूल में है कि नहीं है। हाँ जी, ये क्या कह रहा है, Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K&L सबशेल, एक्सप्लेन। Na+, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, तुम मत कर। यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल आइटम नहीं है, मैं हमेशा बोलता था न्यूट्रल आइटम, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो पहले तो मुझे बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो मैंने अभी बताया सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, सोडियम Na होता है, ये ब्रैकेट में, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 11 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं 11 है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे हमने क्या क्या एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी बोल रहा, दोनों सेम होते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता था जब सेम कब होते हैं, जब न्यूट्रल एटम हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम कब होते हैं, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। पर यहाँ पर क्या न्यूट्रल है, नहीं न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पर तो प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, इसके अंदर 12 प्रोटॉन है। अब जरा आप कॉमन सेंस लगाओ, इसके अंदर मैंने आपको क्या, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, पर यहाँ पर तो प्लस चार्ज है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। वैसे टोटल न्यूट्रल सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इसके पास प्लस चार्ज है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये बात समझ में आ रही है आपको, भाई मैंने कहा न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, वैसे सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन यहाँ पर Na+ की बात हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तभी प्लस चार्ज आया, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन रह गए इसके अंदर। ये Na+ की बात हो रही है, Na के अंदर तो Na न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन ही होंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 11 है। लेकिन Na+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को आपको बस शेल में दिखाना है, तो K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये देख लो, ये बना दिया मैंने। अगर ये इसके ऊपर ये प्लस चार्ज नहीं होता तो फिर हमें एक M भी बनाना पड़ता और उसके पास ये एक चार्ज हमें दिखाना पड़ता, 11 है, 2 + 8 10, 10 + 1 11। लेकिन यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर 2 प्लस चार्ज आ रहे होते तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते, ठीक है। प्लस चार्ज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर जाएगा तभी तो अंदर प्लस रहेगा, ठीक है। तो इसका ये आ गया कि अब ये यही कह रहा था कि भाई इसका K और L शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो आप देख लो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, और ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया क्योंकि ये Na+ है, तो ये सही है और कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे 10th क्वेश्चन को, ये कह रहा है इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटॉप्स दे रखे हैं, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ ब्रोमीन एटम। क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है भाई, ये क्या मुसीबत है। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि हमारे पास ब्रोमीन के आइसोटोप है। आइसोटोप मैंने आपको भी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया,
ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, बताया था ना मैंने आपको, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर का दूसरा नाम क्या होता है, एटॉमिक मास, सब याद रखो। तो आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, तो हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो ये कह रहा है हमारे पास ब्रोमीन के आइसोटोप है, देख लो इनका एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं ना सेम है, देखो ये भी 35 है, ये भी 35 है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, और मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं तो देखो अलग है, इसका मास नंबर है 79, इसका नाम मास नंबर 81, मतलब ये दोनों क्या है, आइसोटोप है, किसके, ब्रोमीन के, दोनों ही ब्रोमीन है ना, Br, तो ये ब्रोमीन के आइसोटोप है। मैं यहाँ लिखता हूँ पहला आइसोटोप ब्रोमीन का ये रहा, और दूसरा ब्रोमीन का आइसोटोप है ये रहा, ठीक है। ये ब्रोमीन आइटम के आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होते हैं, इनका सेम एटॉमिक नंबर है, देख लो एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है 35 है ना, एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर दोनों का अलग है, इसका 79 है, इसका 81। तो अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि इनका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास निकालना बहुत आसान है, इसमें कंफ्यूज मत होना। आपको क्या करना है, बस मास नंबर और परसेंटेज दे रखा है, देखो हाँ ये भी बता दूं, इस वाले जो ब्रोमीन का आइसोटोप है इसका परसेंटेज कितना है, यहाँ लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 49.7% और इसका 50.3%, मतलब दोनों को मिला के 100 हो ही जाएगा, ठीक है। 49.7 प्लस 50.3 100%। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ये जो हमारे ब्रोमीन के आइसोटोप हैं दो, इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालना बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, बस मैथ्स की कैलकुलेशन है, काटना पीटना है, बाकी कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना है आपको आपको जो मास नंबर है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है। मतलब इसका पहले इस वाले का मास नंबर लिया मैंने, मास नंबर ऊपर होता है 79, उसको किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, परसेंटेज से, तो इसका परसेंटेज क्या है 49.7, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100, ये मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने ये ऐड कर दिया, फिर दूसरे वाले का सेम कर दो, मास नंबर लिया और उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई, 50.3% का साइन हटाते तो नीचे, बस इसको आप सॉल्व कर दो और जो आपका आंसर आएगा वही आपका एवरेज एटॉमिक। बस एवरेज एटॉमिक मास में क्या करना है, जो भी मास नंबर है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर जो दूसरा आइसोटोप है उसका भी सेम ही करो, मास नंबर है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो वो जो आएगा आंसर वही आपका एवरेज एटॉमिक मास होगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 80.006 यू। यू क्या है, ये एटॉमिक, ये आंसर आएगा आपका। आप इसको सॉल्व करके देख लेना जरूर। अब ये मैथ्स का काम आपका है, काटने पीटने, ये काम आपका है मैथ्स का काटने का, ठीक है। समझ आ गया एटॉमिक मास निकालने का तरीका? दोबारा सुनो एक बार गौर से सुनो। एटॉमिक मास निकालने का तरीका है मास नंबर, ये देखो मास नंबर और उसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे मतलब दो आइसोटोप है ना, फिर प्लस करा तो फिर दूसरे वाले आइसोटोप में भी सेम मास नंबर और उसका कितना परसेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया एटॉमिक मास, तो बोलते हैं हम एवरेज एटॉमिक, ठीक है। सॉल्व करके जरूर देखना, डायरेक्ट ऐसे याद मत करो। अच्छा एक और चीज, ये वाले क्वेश्चन कुछ स्कूल्स में डिलीट हो चुके हैं, आप देख लो आपके स्कूल में डिलीट है कि नहीं, मैं तो सारे करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जी क्या कह रहा है, अभी कुछ बच्चे तो इसको देख के भाग जाएंगे, इसके लैंग्वेज देख के, क्या ये एक्स वैक्स, पर ये वही एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास वाले कॉन्सेप्ट पे है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है द एवरेज एटॉमिक मास सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स, तो ऐसे कुछ एलिमेंट दे दिया उसने एक्स और यहाँ पर हमें एवरेज एटॉमिक मास बता दिया, द एवरेज एटॉमिक मास कितना है 16.2, तो हमें पहले एवरेज एटॉमिक मास बता दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला था, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास हमें बता दिया कितना आया 16.2 यू, ये यू यूनिट है बस एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो 16.2 हमारा एवरेज एटॉमिक मास है, किसका, कोई एलिमेंट है एक्स और उसके आइसोटोप बता रखे हैं, तो ये एक्स एलिमेंट है, कोई एक्स जनरलाइज एलिमेंट उसने माना है एक्स, तो उसका आइसोटोप बता रखा है, देख लो। से आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, तो देखो ये रहा इसका एटॉमिक नंबर और ये रहा इसका एटॉमिक, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि आइसोटोप मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, और मास नंबर अलग है, मास नंबर ऊपर लिखते हैं, इसका 16 है, इसका 18 है। तो इस केस में हमें ये परसेंटेज पूछ रहा है इन दोनों के, जैसे प्रीवियस, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट वही है, प्रीवियस केस में इसने हमें आइसोटोप दे दिए थे और उनके परसेंटेज बता दिए थे और हमसे पूछा था एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तो हमने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया कि भाई मास नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और प्लस करके फिर दूसरे वाले आइसोटोप में भी मास नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और ऐड करा तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया था, यहाँ पर हमें ये परसेंटेज दे दिया था और हमें एटॉमिक मास निकालना था।
इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में इसने एटॉमिक मास पहले से ही दे दिया 16.2 और हमसे बोल रहा है परसेंटेज बताओ, है ना, व्हाट आर द परसेंटेज, मतलब इसका क्या परसेंटेज होगा, इसका क्या परसेंटेज होगा, ये पूछ रहा है। समझ आएगी बात। तो अब हम कैसे करेंगे भाई, सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। अब हम मान लेंगे, तो मान लो इसका परसेंटेज हम x% मान लेते हैं, तो इसका कितना होगा 100 - x होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये मुझे भाई अगर परसेंटेज किसी, मान लो दो चीज़ों को मिलके हम ऐड, दो चीज़ों का हमें परसेंटेज निकाले, तो मान लो किसी का परसेंटेज 25% है, तो दूसरे वाले का 75 ही होगा ना, तभी दोनों मिला के 100 होंगे। तो इसका x है, तो इसका 100 - x लिख दे, दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही हो जाएगा। x देखो ना, x प्लस 100 - x, x क्या 100 ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग मैथ्स में, ये बस मैथ्स की बात है, नॉर्मल सिंपल सी। तो हमें परसेंटेज निकालना है इन दोनों का कि कौन कौन कितने कितने परसेंट के हैं। जैसे इस केस में देखो ना आप, इस केस में बता रखा था ना ये 49.7% है ये वाला आइसोटोप ब्रोमीन का, और ये वाला आइसोटोप ब्रोमीन का 50.3%। देख लो इन दोनों को भी ऐड करा तो 100% हुआ, परसेंटेज तो 100 ही होगा यार टोटल, तो कॉमन सेंस है ना। इन दोनों को भी हमने ऐड किया था 49.7 और 50.3 को, तो 100 ही हो गया था। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर परसेंटेज मान लिया, क्योंकि हमें परसेंटेज यहाँ निकालना है, तो हमने x मान लिया, तो इसको x% मान लिया और इसको 100 - x मान लिया। अब बस हमारा वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा एटॉमिक मास निकाल, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, मास नंबर लो, तो ले लिया मास नंबर, तो परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा हमने x माना है इसका परसेंटेज, तो x परसेंटेज का साइन लगाया तो 100, पीछे प्लस का साइन, फिर दूसरे वाला आइसोटॉप का मास नंबर लिया इंटू परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर परसेंटेज कितना माना हमने 100 - x 100, और ये हमारा क्या देता था एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे दी थी 60। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। यहाँ पर डालेंगे x की वैल्यू, तो ये वाला इसका परसेंटेज होगा, ये वाला इसका परसेंटेज होगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा 16x/100, नॉर्मल मैथ चल रही है अब, 16 × x 16x/100 प्लस ये कितना हो गया 1800 माइनस 18x/100 इक्वल टू 16.2। यहाँ तक आ गया। जरा देखो, ये ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, थोड़ा पिंक कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अलग दिख जाए। 16x/100, ये 16x/100 प्लस ये 1800/100 करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस 18x/100 18x इक्वल्स टू 16. तो 16x/100 माइनस 18x/100 एलसीएम लूंगा मैं, क्या होगा आपका, पहले तो इस 18 को अगर मैं उधर भेज दूँ, इस वाले 18 को उधर भेज दूँ तो माइनस हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा ये 1.8। तो 16x/100, बस नॉर्मल मैथ्स चल रही है यार, बस अब और कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ नहीं होता। 16x/100 16.2 माइनस 18 उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 0.8 में, और ये क्या बचेगा यहाँ से 100 सिम लिया, 16x माइनस 18x माइनस x टू माइनस 1.8, माइनस से माइनस का साइन हटा 1.8 है, तक पहुंच गए हम। 2x/100 इज इक्वल टू 1.8, यहाँ जगह बना लेते हैं, 2x/100 इक्वल्स टू 1.8। अब यहाँ से x के लिए हमें सॉल्व करना है, तो 2x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 100, ठीक है, एक डेसिमल हटाया 0 हट गया, तो 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 10 180, x इज इक्वल टू 180/2 यानी कि 90। तो यानी ये वाला परसेंटेज आ गया 90%, निकाल दिया ना हमने परसेंट, इस वाले आइसोटोप का 90% जिसको x माना था, और ये कितना होगा 100 - x, x कितना निकला था 90, तो 100 - x यानी 100 - 90 यानी कि 10%। तो दोनों के परसेंटेज निकाल दिए, इसका आया 90%, इसका है। कॉन्सेप्ट हमारा वही लगा था, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं कि भाई मास नंबर लो, उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे वाले आइसोटोप का मास नंबर लो, उसको भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एवरेज एटॉमिक मास दे। तो यहाँ पर हमने एवरेज एटॉमिक मास हमें दे दिया था, तो उसके इक्वल करके एक्स की वैल्यू, तो ये बस नॉर्मल मैथ्स की कैलकुलेशन है, वही कॉन्सेप्ट आपको एवरेज एटॉमिक मास का समझ है। नेक्स्ट देख लेते क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इफ z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। तो यार देखो, ये जो z है ना, जो z का साइन है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये z का साइन मतलब एटॉमिक नंबर बोल रहा है। एटॉमिक नंबर को हम z साइन से भी, z सिंबल से भी डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर।
जेड, ये जेड सेंड, तो एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। तो हमें वैलेंसी पूछ रहा है, ये कोई एलिमेंट किस एलिमेंट की वैलेंसी है और उसका नाम बताओ। तो हमें पता है भाई हम कैसे बताते हैं वैलेंसी, शेल में हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल 3 ही एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 के यानी कि पहले शेल में डाल दिए, बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन एल में डल गया, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई शेल्स में। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताया था ना अभी प्रीवियसली। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर एल है और एल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि वैलेंसी वो होती है कि हर आइटम, ध्यान रखना, हर आइटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट पूरा हो, बताया था ना अभी मैंने, भूल गए कि नहीं। मैंने बताया था हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं बोला था, हर एटम ये चाहता है। तो अब आप ये सोचोगे कि यार इसको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 7, नहीं गलत है। आप क्योंकि ऐसे कैसे सर, आपने तो ये कॉन्सेप्ट बताया। भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बता रखा है कि जब भी आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम, इन टेक्स्ट में मैंने बताया था इसलिए मैंने कहा था पहले इन टेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया अगर आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है, तो आप फिर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करोगे, रिमूव करोगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर अब आप 4 से कम यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दोगे। जब आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, जिसको हम डुप्लेट बोलते हैं, बड़ी क्लास में समझोगे। तो जरूरी नहीं है, जब पहला शेल होता है ना तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत नहीं है स्टेबल होने के लिए। बेसिकली ऑक्टेट क्यों होता है, ऑक्टेट पूरा क्यों करता है कोई भी एटम, क्योंकि एटम स्टेबल फील करता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटम स्टेबल फील करता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, और फिर ये के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल फील करेगा। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी होगी 1, वैलेंसी होगी 1, तो ये इसका आंसर। और दूसरा पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट लिथियम है, लिथियम है, लिथियम, लिथियम के होते हैं एटॉमिक नंबर 3, लिथियम है, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये पढ़ लेते हैं, इसको करना नहीं किसी भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन। तो कह रहा है कि भाई ये 2 कोई इमेजिनरी कोई एटम है एक्स और वाई, और उनकी कंपोजिशन दे रखी है, कंपोजिशन मतलब उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। तो क्या रखा है भाई, एक्स में 6 प्रोटॉन है, 6 सॉरी एक्स में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और वाई में 6 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें पता है मास नंबर क्या होता है, मास नंबर पूछ रहा है एक्स और वाई का, मास नंबर क्या होता है बताया था ना मैंने अभी। मास नंबर का दूसरा नाम एटॉमिक मास, कई चीजें मैं तुम्हें बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो मास नंबर का दूसरा नाम होता है एटॉमिक मास, और मास नंबर या एटॉमिक मास होता है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, बताया था कि नहीं बताया था, जाते हो तुम। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, ये पता, ये फॉर्मूला है मास नंबर का। तो हमसे कह रहा है एक्स का मास नंबर बताओ, अभी बता, ये आगे का मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, पहले एक्स का मास नंबर क्या है। तो एक्स में कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, यानी एक्स का मास नंबर हो गया 12। कोई दिक्कत, मैंने तुरंत ही बता दिया 12। वाई का कितना है, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नहीं होता है ना, तो 6 + 8 14, तो वाई का मास नंबर है। नहीं, क्वेश्चन तो पूरा कर दिया, वो जो बोल रहा था गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स का मास नंबर है 12, वाई का मास नंबर है 14। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 स्पीसीज, ये जो 2 स्पीसीज है इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको आइसोटोप बताया अभी, आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हो इनका मास नंबर दोनों का डिफरेंट है, एक्स का 12 है और वाई का 14 है, मास नंबर डिफरेंट है, पर आप ध्यान से देखो एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, एक्स के पास भी 6 प्रोटॉन है,
वाई के पास भी 6 प्रोटॉन। तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब ये बेसिकली आइसोटोप है, तो ये रिलेशन है इनका, ये आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, तो मास नंबर तो अलग ही है दोनों का, इसका 12 है, इसका 14 है जब अभी हमने कैलकुलेट, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम में दोनों सेम ही होते हैं, तो प्रोटॉन एक्स के भी 6 हैं, वाई के भी 6 हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, एक्स और वाई आइसोटोप है। तो ये रिलेशन की बात ये पूछ रहा था, ये दोनों क्या है, एक्स और वाई आइसोटोप है। समझ आएगी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू और फॉल्स है। तो पहला पार्ट कह रहा है जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया न्यूक्लियॉन्स वर्ड मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। 1 मार्क में पूछ लेता है, इसलिए आपको पता होना। ये तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन का जो मॉडल था उसने बताया था कि जो न्यूक्लियस है एटम का उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये फॉल्स है, भी मैंने आपको बताया था। जे थॉमसन के मॉडल में न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इसका ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। सेकंड पढ़ते हैं। अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड, कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। ये कह रहा है कि हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो कह रहा है न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलके बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके कैंसिल आउट हो जाते हैं और कोई भी चार्ज नहीं होता। ये फॉल्स है भाई। न्यूट्रॉन अपने आप में एक एटम का एक पार्टिकल है। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक, एटॉमिक सब मतलब उसके एटम के क्या क्या पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन से, एक इलेक्ट्रॉन और एक तो न्यूट्रॉन अपने आप में एक एटम का पार्टिकल है। किसी को ऐसे मिला के नहीं बनता कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दिया और न्यूट्रॉन बन गया, जो कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंबाइन कर दिया। ये फॉल्स है। ठीक है, थर्ड देखो। थर्ड कह रहा है आपसे द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, यानी प्रोटॉन हैवी होता है। ये तो सही है, क्या तो बात सही है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतना टाइम्स होता है, मतलब 1/अपॉन में है ना, यानी कि ये बोल रहा है कि इतना 1/2000 टाइम होता है प्रोटॉन से। तो ये ट्रू बोल सकते हो, क्योंकि अबाउट बोल दिया इसने। अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेटली कहना चाह रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली सही है, इतना ही होता है, 1/2000 टाइम्स ही होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से। इसका होता है अराउंड 1840, which is approximately। ये करेक्ट है, ट्रू है। बोल रहा है ना अबाउट, बोला द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, वो भी बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो ये ट्रू है। लास्ट कह रहा है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज यूज एज मेडिसिन। ये ट्रू है, इसको याद कर लो आप। ये जो आयोडीन का आइसोटोप होता है, आयोडीन का आइसोटोप होता है, वो दवाई की तरह यूज करते हैं। ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो नंबर 15, एमसीक्यू है ये तो। ये कह रहा है कि द रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो मैंने इंटेस्ट क्वेश्चन में आपको रुदरफोर्ड मॉडल का डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल इन नेक्स्ट क्वेश्चन रुदरफोर्ड मॉडल का। चलो मैं यहाँ पर भी बता ही देता हूँ। रुदरफोर्ड मॉडल ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया था कि एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी। फॉइल मतलब बिल्कुल शीट ली गोल्ड, उसके ऊपर है ना अल्फा पार्टिकल से ऐसे शूट किया। उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे सीधे निकल गए, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे टकरा के कुछ एंगल पे बेंड हो गए, टकरा के, और कुछ जो हैं बिल्कुल ऐसे सीधे गए और वापस ही आ गए सीधे, बिल्कुल सीधे गए, आ गए सीधे। तो ये तीनों चीजों से इसने अल्फा पार्टिकल की 3 चीजें देखी। पहली क्या, एकदम टकरा के ये येलो वाले एकदम सीधे निकल गए, वापस ही नहीं आए, सीधे निकल गए। तो इससे तो ये पता चला उसको कि एटम के अंदर बहुत सी चीजें, मतलब एटम के अंदर जो मेजर एटम का जो पार्ट है वो एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली है, तभी तो ऐसे सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल, कहीं से टकराए नहीं, सीधे निकल गए। और जो कुछ ऐसे टकरा के वापस आ गए कुछ एंगल बना के, ये ब्लू वाले, तो उससे उसको ये पता चला कि भाई उसके आसपास कुछ पॉजिटिव चार्जेस जिससे टकरा के वापस आ रहे, ये पता चला। और तीसरे जो जाके बिल्कुल सीधे ही वापस आ गए, उससे ये पता चला कि बीच में
बीच में बहुत ज्यादा मास, जो मेन मास है आइटम का वो बीच में ही है ताकि टकरा के एकदम सीधे आ गए, और वो जो मेन मास है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बोला जो मेन मास है जिससे टकरा के बिल्कुल सीधे आ गए न्यूक्लियस है, और इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये था उसका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो अब ये कह रहा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल? आंसर है एटॉमिक न्यूक्लियस। उसने ये बताया था कि यार बीच में एक पार्ट है जो सबसे हैवी पार्ट है, जहां पर मेन जो एटम का जो मास है वो बीच में है, जहां से पिंक वाले जो टकरा के सीधे आ गए। तो उसने बोला यार बीच में कुछ है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो बेसिकली हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट है। 4 ऑप्शन है। तो पहले तो मुझे बताओ आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया 50 बार तुम्हें। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर। जब भी एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और डिफरेंट मास नंबर होते हैं तो हम बोलते हैं वो आइसोटोप है, डिफरेंट मास नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है। कैलकुलेट करते हैं ना मास नंबर या एटॉमिक मास, एक ही बात होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब प्रोटॉन तो सेम ही होता है दोनों में, कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन में ही चेंज होता है, तभी मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट मास नंबर होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन में कहीं ना कहीं चेंज होता होगा, तभी जाके मास नंबर भी अलग हो जाता है, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन दोनों का सेम है क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन दोनों का सेम होता है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन अलग होते होंगे, इसीलिए मास नंबर अलग हो जाता है। इसका आंसर है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सी। ठीक है, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा। ध्यान रखना वैलेंस ही नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Cl माइनस, देखो न्यूट्रल आइटम नहीं है, माइनस चार्ज है, तो वैसे न्यूट्रल क्लोरीन आइटम के एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें टोटल होते हैं 17, और यहाँ पर माइनस का चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। माइनस का चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, और यहाँ पर Cl माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हमें आउटर मोस्ट शेल निकालना है, तो हम वही अपना इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमें पता है मैक्सिमम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एल के अंदर कितने आ सकते हैं, 8। तो 2 + 8 10 हो गए हैं, टोटल 18, इसमें 8 आ जाएंगे। ये हमारा हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8। ये आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लो 18। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम में आपको पता होना चाहिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात होती है अगर न्यूट्रल है तो। सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, के एल एम। तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 10 8 10 हैं 11, एम में 1 आएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लो कौन सी, ठीक है इसका आंसर 2। ठीक है, अब ये जो 19th क्वेश्चन है ना आपका, लास्ट क्वेश्चन है जो इसका, वो आपका होमवर्क है। इसमें आपको वो बेसिकली 19th क्वेश्चन में वही चीज़ रिपीट करवा रहा है, वही सारे कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वो सब। तो उसके बाद एक टेबल है वो आपको फिल करना है। बस आपको क्या चीज़ें याद रखनी है मैं लिख देता हूँ, क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मास यानी कि, तो दूसरा ना मास नंबर क्या होता है, क्या होता है मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं न्यूट्रल एटम में। तीसरा आपको पता होना चाहिए भाई, ये मास नंबर बता दिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आप टेबल आपका पूरा फिल कर लोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको देख लेना, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सारे कर लिए हमने और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सारे कर लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप होंगे। जैसे रेस्ट लो इसको, अगर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार में नहीं समझ आ रहा तो 2 बार पढ़ो, 2 बार देख लो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।